हेलो एवरीवन, दिस इज़ तरुण कुमार दुबे। और आज जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। ए ब्रीफ समरी ऑफ 11th एंड 12th केमिस्ट्री। क्या इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे? आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि 11th और 12th में केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट वी स्टडी इन 11th एंड 12th केमिस्ट्री। ये टॉपिक बनाने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने अपने 2 साल या 3 साल के करियर में कई बार ये क्वेश्चन सुना है, केमिस्ट्री इज़ नॉट ए लॉजिकल सब्जेक्ट, ठीक है, या केमिस्ट्री में हमको फील नहीं आती है सर, हमको समझ में नहीं आता है कि हमको आखिरकार पढ़ क्या रहे हैं। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि 11th और 12th, ध्यान सुनिए क्वेश्चन मेरा, 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपने 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ ली है तो आपको क्या आना चाहिए, या अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या चीज़ें आएंगी, क्या करना आएगा 11th और 12th की केमिस्ट्री निकालने के पढ़ने के बाद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सिंपल सा, हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। हम बोलेंगे सिंपल सा एक लाइन, व्हाट वी स्टडी इन 11th एंड 12th केमिस्ट्री। आपको सिंपल सी एक चीज़ अगर आती है, ये जो हम बता रहे हैं, अगर आपको वो करना आता है तो आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री आती है। ध्यान सुनिएगा, वी स्टडी, या अगर बिल्कुल हिंदी में ही बोलें, इंग्लिश छोड़ देते हैं, बिल्कुल हिंदी में ही बात करते हैं, आपको फील भी आनी चाहिए सब्जेक्ट की। हम बिल्कुल हिंदी में बात करते हैं। अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना और उसमें जो पैरामीटर्स चेंज हुए हैं, पैरामीटर्स चेंज बताना आता है, तो आपको केमिस्ट्री आती है। सिंपल सी 2 वर्ड है। 11th और 12th की केमिस्ट्री हमको केवल और केवल इतना ही बताती है कि अगर 2 प्रोडक्ट या 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर तो आपको आंसर किसका मिलेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहली बात, और बनेगा तो वो कितना बनेगा, कितना बनेगा, ठीक है, या उसके दौरान कितनी देर में बनेगा। ये सारी चीज़ों को पैरामीटर्स हम लोग बनते हैं, कितनी देर में बनेगा, ठीक है, व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों का आंसर हम लोग जो है पूरी 11th और 12th की केमिस्ट्री हमको यही बस निकालना सिखाती है। अगर आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री आती है तो आपको क्या करना आता है, आपको ये आता होगा कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट को बनने में क्या बनेगा, कितना बनेगा और कितनी देर में बनेगा, ठीक है। अब क्या का जवाब ढूंढते ढूंढते कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने 2 ब्रांचेस बना ली केमिस्ट्री की। पहली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान समझिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने लेके आए हैं। पहली ब्रांच हमने बना ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी ब्रांच हमने बना ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और कितना, कितनी देर में बनेगा, इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए हमने जो ब्रांच बनाई है, पैरामीटर्स के लिए जो हमने ब्रांच बनाई वो हमने बना ली फिजिकल केमिस्ट्री। हम शुरुआत देखिए केमिस्ट्री से करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल और केवल यही बताती हैं कि अगर आपने कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन कराया तो उनसे क्या प्रोडक्ट बनने वाला। अगर आप ये बता सकते हैं तो यू नो द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यू नो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेल, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में क्या है कि हमारे पास में 11 टोटल हमारे पास 1117 एटम्स हैं, ठीक है। उनमें से 1116 एटम्स जो है वो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं और एक एटम कार्बन के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं। तो 1116 एटम से मिलकर क्या, एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। सब लोग ये जानते हैं कि एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, रिएक्शन के बाद उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही चीज़ का जवाब देती है कौन, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे सीखते हैं, सिस्टमाइज तरीके से हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 11th से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बताता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको बताता है अबाउट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज हैं, या हम इसको ब्रीफ में बोल दें, हमको एटम के मॉडल के बारे में पढ़ाता है कि एटम आखिरकार है क्या, आखिरकार एटम क्या है,
हमको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने को मिलता है जब हम एटम के बारे में ही जानें, क्योंकि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। कितने कंपाउंड्स हैं? लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं। वो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। कंपाउंड वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि कोई एलिमेंट भी होते हैं, कई मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कई केमिस्ट्री में कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स आप लोग जानते हैं एटम के मिलने से बनते हैं, लेकिन एटम आपके फिक्स हैं कि 117 एटम्स ही हैं, इन्हीं कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो हमने जब दो मॉलिक्यूल से या किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके लिए हमने किसको बेस माना? एटम को हमने बेस माना। इसलिए सबसे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमने एटम के मॉडल समझा, आखिरकार एटम क्या है, कितने हैं एटम, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन आंसर ध्यान रखिएगा, क्या फाइंड करना है? आखिरकार प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे सिखाई है केमिस्ट्री आपको, ये भी देखिए, इन्हीं चैप्टर्स में आपको आंसर हम दे देंगे। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आपको क्या बताएगी? एटम्स को अरेंज करना। जब आपके पास इतने सारे एटम्स हैं तो उन एटम्स का क्या करना? अरेंजमेंट करना आपको सिखाएगी पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगी। एटम के प्रॉपर्टीज, एटम के आखिरकार क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी साइज क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये सारे पैरामीटर्स के बारे में आपको कौन चैप्टर बताएगा? पीरियोडिक टेबल। मतलब हमको एटम्स का अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और एटम की प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। जब आप ये दो चीजें जान लेंगे कि एटम का मॉडल क्या है, मतलब एटम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये सब चीजें आप जान लेंगे। उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा क्या कि एटम की प्रॉपर्टीज आखिरकार क्या है। थर्ड चैप्टर जो आप पढ़ते हैं क्लास 11th में ही, वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपको क्या बताएगा? केमिकल बॉन्डिंग आपको ये बताएगा कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। पहली बात, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, और बनाता है तो कितने तरीके से बनाता है, बनाता है तो कितने तरीके से बनाता है। दो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर आपको क्यों का आंसर चाहिए तो आप उसमें क्या पढ़ेंगे? आप उसमें आप उसमें थ्योरीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरी? बीवीटी पढ़ेंगे, उससे पहले ऑक्टेट थ्योरी पढ़ेंगे, वीवीटी पढ़ेंगे, सीएफटी पढ़ेंगे, एमओटी पढ़ेंगे, आप थ्योरीज पढ़ेंगे। और कितने तरीके से बनाएगा तो आप इसमें बॉन्ड पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो हमने अभी तक तीन चीजें जानी। हम इस सेक्शन को थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, आप लोग को नोट करना है, जो कुछ समझते रहिएगा। बस एक फील हम देने की कोशिश कर रहे हैं आपको सब्जेक्ट की कि आप कैसे प्रोसेसली चीज़ों को समझते चलते हैं। टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन एम क्या है आखिरकार उस टॉपिक को रखने का, हम उस एम के पीछे की बात आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर आपको एटम क्या है, एटम की इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, एटम की प्रॉपर्टीज आखिरकार क्या है, उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे हम लोग करेंगे पीरियोडिक टेबल में। थर्ड चैप्टर आपको बताता है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि आखिरकार इतने लाखों करोड़ों कंपाउंड बनने का कारण क्या है? एटम का बॉन्ड बनाना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे? फोर्थ चैप्टर पे। किस पे आएंगे हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग के बाद इनऑर्गेनिक के ही फोर्थ चैप्टर पे हम लोग आएंगे। इनऑर्गेनिक का फोर्थ चैप्टर जो आपका होता है, अगर आप ये तीन चैप्टर जान जाएंगे, उसके बाद आपका जो फोर्थ चैप्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म, जो हम पढ़ाते हैं। कई बुक्स नहीं, कई टीचर नहीं पढ़ाते, लेकिन हम पढ़ाते हैं। इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म पढ़ाने का मतलब क्या है? अब एटम ने बॉन्ड बना लिया, एटम ने बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। एटम्स ने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया, मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग बेसिकली लिखते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितने तरीके से रिएक्शन करते हैं, कितने तरीके से रिएक्शन करते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। और कौन सी रिएक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कई तरीके की रिएक्शन होती हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसी का पार्ट है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में। इसी इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म के अंडर में एक टॉपिक हम और रख देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आप आखिरकार रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करेंगे, उसके लिए तमाम हमारे पास मेथड्स हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन में इसीलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस यहाँ पर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम फोर्थ टॉपिक तक आ गए इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म के। फिफ्थ टॉपिक आ जाते हैं इनऑर्गेनिक में, जो हम लोग फिफ्थ टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फिर हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री ये क्यों पढ़ते हैं इसको भी समझ लीजिएगा आप लोग। ब्लॉक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? S, P, D, F ब्लॉक पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? इसमें हम लोग जो है इन ब्लॉक्स के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। इन ब्लॉक्स के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स
की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और उनकी रिएक्शन पढ़ते हैं, वह उनकी रिएक्शन। किस नॉलेज का यूज करते हुए चलते हैं, किस नॉलेज का यूज करते हुए चलते हैं, प्रीवियस सारी नॉलेज का यूज करते हुए चलते हैं। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े, इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म का भी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, उन सभी का समराइज करते हुए हम लोग ब्लॉक वाइज उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप केवल इतना ही पढ़ते हैं 4 चैप्टर तक, तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने से हमारी केमिस्ट्री और स्ट्रांग होती है। हमको इनऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आता है कि हम पर्टिकुलर देखते हैं कि हाँ पहला ब्लॉक हमारे पास में है तो उसमें लिथियम के कंपाउंड हमको पढ़ने, हाइड्रोजन कंपाउंड हमको पढ़ने, उसके बाद सोडियम के कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, Na2CO3, उनकी क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, उनको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली जितने भी चैप्टर हमने पढ़े उनका मोटा मोटी क्या बताना था कि 116 एटम मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आखिरकार वो मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनसे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, या उन मॉलिक्यूल्स में कौन सी प्रॉपर्टी है, उन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, बस यही हम लोग जानते हैं। और यही हमने बताया भी कि केमिस्ट्री का मतलब ही यही है, केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना। तो अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको उसका प्रोडक्ट बताएगी, केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट बताएगी। हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट और प्रॉपर्टीज बताना, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज बताना। ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी मॉडर्न ब्रांच पे भी आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक में 11th-12th में मॉडर्न ब्रांच भी जोड़ी गई है। कौन सी मॉडर्न ब्रांच जोड़ दी गई है? मेटलर्जी जोड़ दी गई है, ये मॉडर्न ब्रांच है। ये क्यों जोड़ी गई? क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल इंडस्ट्री में कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे मॉलिक्यूल्स को हमको ज़मीन से निकालना है, इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या इफिशिएंट तरीका हो सकता है, इसके लिए मेटलर्जी हमको पढ़नी होती है। तो इतने टॉपिक्स हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं, और उन सभी का मतलब हमने आपको मोटा मोटी बता दिया कि क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। आ जाते हैं अब किसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग दरअसल पढ़ते हैं इसके बारे में, कार्बन एटम के बारे में। किसके बारे में? कार्बन एटम। कार्बन एटम से कितने मॉलिक्यूल बन सकते हैं और उनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब वो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन से प्रोडक्ट आखिरकार क्या बनने वाला है। अगर आप इतना आपको आता है बताना तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही आपको सिखाने का प्रयास भी करती है अलग अलग तरीके से। कैसे करेगी? सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ते हैं? GOC पढ़ते हैं। ठीक है, GOC में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? GOC का मतलब क्या है पढ़ने का? GOC में हम लोग कई चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग GOC में ये पढ़ते हैं या ये देखते हैं कि आखिरकार कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है। और एक और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कार्बन, जिसने भी सही से केमिस्ट्री पढ़ी है, जिसको भी केमिस्ट्री की फील्ड लानी है, उसको ये सब टॉपिक्स का आंसर जब पता हो, जो भी हमने क्वेश्चन लिखे अगर आपको उनका आंसर पता है तो आपको केमिस्ट्री आती है, आप आगे किसी फील्ड में केमिस्ट्री में आगे रिसर्च करने के लिए तैयार हैं, या आप अगर केमिस्ट्री में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो आप तैयार हैं बिल्कुल उसके लिए। कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, पहली बात, जिसमें हम लोग डिटेल्ड हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। और दूसरी बात, कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनते हैं, कंपाउंड क्यों बनते हैं और किसी क्यों नहीं बनते, क्यों बनते हैं। इन दो क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करते हैं किसमें? GOC में। इसमें आपको कई रीज़न दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, कैटिनेशन पावर के बेसिस पे, ये सब चीज़ें आपको दी जाती हैं। जब इतने कंपाउंड बन गए फिर सेकंड टॉपिक GOC हम लोग पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग। तो इतने कंपाउंड्स के नेमिंग कैसे लिखी जाए, ये तो सबको पता है IUPAC नेमिंग का मतलब क्या है, नेमिंग कैसे करें। ठीक है, इनकी नेमिंग आपको कैसे करनी है IUPAC में पढ़ लेते हैं। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। क्या पढ़ते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसमें भैया क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दरअसल कुछ नहीं है, हम थोड़ा सा इधर वाला ब्लॉक बढ़ाए दे रहे हैं। इनऑर्गेनिक तो हम लोग समझ ही गए, इसमें थोड़ा सा जो इसका सेकेंड टॉपिक है ऑर्गेनिक का वो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हमको प्रोडक्ट फाइंड हो जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है उसको जरा समझिएगा। इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमको केवल और केवल ये बताता है कौन सा, ध्यान सुनिएगा, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है। बस इस क्वेश्चन का आंसर आपको कौन देता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब कैसे देता है उसको जरा समझ लीजिएगा। हमने बताया कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का एक ही नारा चलता है, लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी, लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी। जितना कम चार्ज उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। और चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से चार्ज आता है। चार्ज किससे आता है? इलेक्ट्रॉन से आता है।
तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का मतलब ऐसे इफेक्ट्स को पढ़ना, या हम बताएं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इन कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सारे इफेक्ट है, रेजोनेंस है, ये सारे इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो इन पूरे इफेक्ट को पढ़ने का मतलब सिंपल सा है कि दो एटम है अगर, तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ चार्ज, और जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर स्टेबिलिटी कम। तो इस पूरे का मतलब है रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब ये टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो थर्ड टॉपिक है, उसका पूरे का मतलब होता है रिएक्शन मैकेनिज्म की तैयारी करना। क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या बताते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, और उस प्रोडक्ट को बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग उस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। और उस स्टेप बाय स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाना। और उस स्टेबल इंटरमीडिएट को बनाने सिखाता कौन है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट सिखाते हैं, ध्यान से रखिएगा। अगला टॉपिक जो लास्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म हमको ये बताता है कि कोई भी अगर 3D मॉलिक्यूल्स है, तो उस 3D मॉलिक्यूल्स में एटम कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, या उनके क्या क्या आइसोमर बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये दोनों टॉपिक बेसिकली क्या है, किसकी तैयारी है? रिएक्शन मैकेनिज्म की तैयारी है। तो पहला टॉपिक हो गया जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों पढ़ते हैं, क्या बताता है रिएक्शन मैकेनिज्म? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बताता है। जैसे वहाँ पर इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म था, वैसे यहाँ पे ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैकेनिज्म बताता है, या टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बताता है। किस बेसिस पे बताता है? बाय स्टेप राइटिंग ऑफ रिएक्शन, कई सारी चीज़ों का यूज करते हुए हम लोग चलते हैं इसमें। अगला क्या होता है टॉपिक, थर्ड नंबर का टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। थर्ड नंबर का टॉपिक आपका जो है वो फिर हम इसमें चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं। चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे वहाँ पे ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, या इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हेलो एल्केन, एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, एमीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब पढ़ते हैं। तो हम लोग चैप्टर्स में क्या पढ़ते हैं? फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। वहाँ पर ब्लॉक के हिसाब से कंपाउंड पढ़ लिए थे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, से मॉलिक्यूल की रिएक्शन पढ़ते हैं बस। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमने इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म पढ़ी या प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े, उन सबका एप्लीकेशन किया किसमें? ब्लॉक केमिस्ट्री में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे और जीओसी पढ़ेंगे। उन दोनों का यूज किस में करेंगे? इन चैप्टर्स में कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। हाँ, ये जरूर हम मानते हैं कि जितनी स्ट्रांग इसकी मैकेनिज्म है, ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म है, उतनी स्ट्रांग या उतना पैटर्न आपको इनऑर्गेनिक की मैकेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म और ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपने सीखा क्या? आपने यही सीखा कि कार्बन एटम के कितने मॉलिक्यूल बन सकते हैं, और उन मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कुछ हम लोग एडवांस चैप्टर की बात कर लेते हैं जो अभी नए जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, जो कोर ऑर्गेनिक सेट के हैं। तो एडवांस चैप्टर की बात कर लें तो कौन कौन चैप्टर हैं? बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने शरीर में भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी लाइफ के लिए वाइटल रोल्स अदा करते हैं, तो उनकी स्टडी के लिए बायोमॉलिक्यूल पढ़ लिया। पॉलीमर क्यों पढ़ा? क्योंकि पॉलीमर जो है वो अपनी बिजनेस रिलेटेड है, पॉलीमर्स में पॉलीथीन वगैरह कई सारी चीज़ें आती हैं, तो ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर ऐड कर दिया गया, नया चैप्टर है, ठीक है। कोर ऑर्गेनिक में ये चैप्टर नहीं है आपका, ठीक है। तो ये दो चैप्टर हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ ली है और आपने ऑर्गेनिक पढ़ ली है, तो आपको क्या बताना आएगा? आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, अगर वो मॉलिक्यूल इन 116 आइटम से मिलके बना होगा, तो उस मॉलिक्यूल की रिएक्शन क्या होगी, उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये आपको बताएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर वो मॉलिक्यूल इस कार्बन एटम से मिलके बना होगा, कार्बन के अलावा ट्रेसेस में हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब से मिलके बना होगा, तो अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, हम ये बोल दें,
तो उसकी क्या रिएक्शन और प्रॉपर्टीज होंगी ये आपको कौन बताएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएगी। अब मेन बात आते हैं कि क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा या क्या प्रॉपर्टी होगी, इसका आंसर तो मिल जाएगा इन दोनों केमिस्ट्री में, लेकिन कितना बनेगा, कितनी देर में बनेगा, उसमें क्या एनर्जी चेंजेस होंगे, ये सब कौन बताएगा? ये बताएगी फिजिकल केमिस्ट्री। ध्यान सुनते रहिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। कौन पढ़ते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। अगर हम आपको बिल्कुल समरी बताएं तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब पता है क्या है? अगर किसी ने मोल कॉन्सेप्ट कायदे से पढ़ा है तो उसे ये आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है। किसी केमिकल, किसी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा। बस अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है निकालना, आपके सामने हमने दो मॉलिक्यूल दे दिए, उनकी आपने रिएक्शन कराई, आपने उन रिएक्शन कराने के बाद में आपने प्रोडक्ट फाइंड कर दिया, वो प्रोडक्ट बनने के बाद कितना प्रोडक्ट बना, अगर आपको ये पता चल गया और वो रिएक्शन कहते हैं मुझे इरिवर्सिबल, तो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है। तमाम टॉपिक्स की मदद से हम लोग यही तो आखिरकार सीखते हैं ना, कि अगर आपने HCl और NaOH की आपस में रिएक्शन कराई, तो तमाम टॉपिक्स की मदद से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में यही तो सीखते हैं कि यहाँ से NaCl + H2 बनेगा, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ से 1 मोल इसके मिलने से 1 मोल NaCl बना, या जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहें मोल कॉन्सेप्ट में सीखते तो यही है ना। इसके अलावा और क्या सीखते हैं मोल कॉन्सेप्ट में? कि 37.5 और इसका 38.5 ग्राम ये लेने से आपका ये कितना बन गया, 23 और प्लस 35.58.5 ग्राम NaCl बन गया। यही तो हम लोग सीखते हैं। और क्या है मोल कॉन्सेप्ट में? तमाम तरीके से सीखते तो यही है हम लोग। तो आपको कितने का आंसर, अगर कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो उसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये आंसर देता है मोल कॉन्सेप्ट। सेकंड चैप्टर हम लोग लिखते हैं, कौन सा सेकंड चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने थर्मोडायनामिक्स अभी छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा आपको बताएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बताया? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको बताएगा किसी रिवर्सिबल रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल तो होती है, किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट बचा है, कितना रिएक्टेंट है, एंड कितना प्रोडक्ट है, किस पे? इक्विलिब्रियम पर। क्योंकि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगी, और इक्विलिब्रियम पर आखिरकार कितना प्रोडक्ट है और कितना रिएक्टेंट है। अगर आपको ये निकालना आ गया तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, यही मतलब है। क्योंकि रिवर्सिबल में आप आंसर बता देंगे मोल कॉन्सेप्ट से, लेकिन आप रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से ये चीज़ बता पाएंगे। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, आंसर किसका फाइंड कर रहे हैं, कितना बनेगा। ठीक है, और इसी थोड़ा सा एडवांस रूप किस में आता है? आयनिक इक्विलिब्रियम में, जिसमें हम लोग बताते हैं क्या कि इक्विलिब्रियम पर आयन कितने हैं, और एसिड के केस में वो आयन कौन से होते हैं? H+ होते हैं, और हम लोग उनको क्या बोलते हैं? pH बोल देते हैं, कि pH फाइंड करना भी है, और क्या है। ठीक है, तो ये मतलब हो गया किसका? अगर आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन में कितना फाइंड करना है, मोल कॉन्सेप्ट, रिवर्सिबल में कितना फाइंड करना है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड चैप्टर हम लिख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये क्या भैया बताता है? केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सीखते हैं कितनी देर में कोई भी रिएक्शन है वो कितनी देर में कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी। तो हम लोग टाइम की बात करते हैं। हमने बोला आपको फिजिकल बताती है पैरामीटर्स, रिएक्शन में पैरामीटर्स क्या है, तो हम लोग टाइम की बात करते हैं कितनी देर में, ठीक है, होगी भी कि नहीं होगी। 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, ये तो निकालते हैं ना। हाफ लाइफ टाइम उसका कितना है, फुल लाइफ टाइम है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में। कुछ टॉपिक्स की और बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो 3 कोर कॉन्सेप्ट हो गए फिजिकल के, और कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक गैसियस एंड सॉलिड स्टेट्स। हम स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं या इनमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, आपको पता होगा। अभी तक हमने पूरी केमिस्ट्री में, अगर आपने बिल्कुल बेसिक में 11th में एक चीज़ पढ़ी हो, तो हमने आपसे कहा था केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी होती है। केवल एक्सेप्शन 2 ही टॉपिक हैं उसके जिसमें हम लोग एनर्जी की स्टडी करते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो मैटर की ही स्टडी की है हमने। तो मैटर की फिजिकल स्टेट भी तो हमको पढ़नी है, इसलिए हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं कि कोई भी मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब हम लोग इन चैप्टर्स में कवर करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी नई ब्रांचेस हैं। ठीक है,
फिफ्थ हम लोग नए चैप्टर पढ़ते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों पढ़ते हैं? हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं या मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन करवाते हैं लिक्विड मीडियम में। किस में करवाते हैं? लिक्विड मीडियम में। और अगर आपने किसी भी कंपाउंड को लिक्विड मीडियम में डाला, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को लिक्विड मीडियम में डाला तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह के बारे में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ते हैं? सॉल्यूशन चैप्टर्स में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जो नए चैप्टर्स जुड़े हुए हैं, इसमें उन नए चैप्टर्स की बात करते हैं। फिजिकल में जो नए 2 चैप्टर जुड़े हुए हैं, वो 2 नए चैप्टर्स आपके कौन कौन से फिजिकल के? वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इनको नए चैप्टर्स क्यों बोल रहे हैं? हम इनको नए चैप्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है कुछ अलग बताते हैं। अलग बताने का मतलब क्या है? ये मैटर की स्टडी नहीं करते हैं, ये एनर्जी की स्टडी करते हैं, इसलिए हमने इनको अलग रखा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री में भी। इनऑर्गेनिक के अलग टॉपिक्स आपका मेटलर्जी, इसका आपका अलग टॉपिक कौन सा हमने बता दिया आपका? बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, इसका अलग टॉपिक हम ये तो बताया। थर्मोडायनेमिक्स किसकी स्टडी है? हमने आपको बताया था। एनर्जी की डेफिनेशन आपको बिल्कुल सिंपल सी पता है। एनर्जी किसकी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली बी इंटर कन्वर्टेड इन अनदर फॉर्म। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है इन 6 तरीके की एनर्जी की बात करना। H, U, G, S, Q एंड W, सब लोगों को पता है ये चीज़। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क एंड हीट, इनकी बात करना और इनका इंटर कन्वर्जन रिलेशन निकालना। सिंपल सी भाषा में बोल दें तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या होगा, ये पढ़ते हैं हम लोग। किसमें? ये पढ़ते हैं हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में। बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री बोलना चाहिए, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ये 6 पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं, इन्हीं की मदद से इनको निकालते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल। हम यही पढ़ते रहते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कैसे कराई जाए और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे ऑब्टेन की जाए। तो इन दोनों चैप्टर्स में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? इन दोनों चैप्टर्स में हम लोग स्टडी करते हैं एनर्जी की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। दैट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आखिरकार क्या है, हमने सारे टॉपिक्स आपको बता दिए। अगर आप ध्यान से पढ़ें, हम 2 मिनट में आपको समराइज भी करा दी। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, इनऑर्गेनिक में एक नई ब्रांच भी निकली, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोग जानते हैं ये क्यों निकली? क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे मिल रहे थे जिनका अनयूजुअल बिहेवियर था, ठीक है, इसलिए ये ब्रांच भी एक हम आप स्टडी करते हैं। थोड़ा समराइज हम लोग कर देते हैं। समराइज क्या करेंगे आज के लेक्चर को? समराइज यही करेंगे, आपको 11th और 12th में केमिस्ट्री आने का मतलब ये है कि आप 2 मॉलिक्यूल आपको दिए जाएं, आप उनकी रिएक्शन कराने के बाद में ये बता दें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आप ये बता पा रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, दैट्स इट। और अगर आप ये बता पा रहे हैं कि कितना बनेगा, ठीक है, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है और केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। अगर आप ये बता पा रहे हैं कितनी देर में बनेगा, अगर आप ये बता पा रहे हैं कितनी देर में बनेगा, तो आपको केमिकल काइनेटिक्स आता है। और अगर आप मैटर के बारे में सब कुछ जानते हैं तो आपको गैसेस स्टेट वगैरह आता है, ठीक है। और अगर आप एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करना जानते हैं तो आपको थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। हम सारे टॉपिक्स आपको बता दिए, कोई टॉपिक छूटा नहीं है, किस टॉपिक का क्या मतलब है हमने आपको ये भी बता दिया। तो 11th और 12th में केमिस्ट्री आगे से आप सोचें तो आप ये सोचें कि क्या हमको कोई भी रैंडम 2 मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, क्या हम उनका प्रोडक्ट बता पाएंगे? पहली बात, प्रोडक्ट बता पाएंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये बता पाएंगे। दूसरी बात, कितना बनेगा तो कितनी देर में बनेगा ये बता पाएंगे। तीसरी बात, हाँ कुछ डाटा आपको जरूर दिया जाएगा, बिना डाटा का जरूर बता पाएंगे आप लोग। तीसरी बात, चौथी बात, क्या हम आपस में सभी तरीके की एनर्जी को कन्वर्ट करना जानते हैं, या किसी के हम सिंपल सा बोलते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या होंगे ये बता पाएंगे, चौथी बात। और पांचवी बात क्या है? पांचवी बात ये है कि क्या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना जानते हैं। बस, केमिस्ट्री बड़ा ही सिंपल सब्जेक्ट है, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाइए, ये बड़ा ही सिंपल सा सब्जेक्ट है और हमने आपको इसको जितने सिंपली तरीके हो सकता था इस क्वेश्चन का आंसर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। पहली बार हम बोल रहे हैं क्योंकि एफर्ट लगा है इस वीडियो को बनाने में, हो सकता है कहीं पर कमियां रही हो, लेकिन हमने पूरी तरीके से आपको कोशिश की
किसी दिन आप बताएंगे तो प्रैक्टिकल में भी हम आपको बता देंगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सीखने का मतलब क्या है, आपको क्या आना चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।